जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले के लेक्चर में मैंने लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसमें प्रश्नों की प्रकृति पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी जो है ऐसे कुछ जो वर्ग है स्पेसिफिक जो की पॉइंट्स होते हैं जो किसी प्रश्न के पूछे जाते हैं ये उस पर मैंने डिस्कस किया हुआ था। ये उसी सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है जिस पर मैंने जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जो अन्य जो आयाम है, प्रश्न पूछने के जो आयाम है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये उस पूरी सीरीज का एक दूसरा हिस्सा है ये, जिसमें मैं मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें से इसके पहले जैसे मैं डिस्कस किया था ऑलरेडी इसमें से कि ये प्रश्न का स्वरूप है आपका, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, प्रश्न जैसे कि इसमें से अर्थ बताइए, यहाँ एक की पॉइंट्स है। ठीक है, और वैसे जो है आप क्या समझते हैं, ये एक की पॉइंट्स है। विशेषताएं बताइए, ये एक की पॉइंट है। क्या महत्व है, यहाँ एक की पॉइंट है। वैसे जो है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यहां एक की पॉइंट है। तो ऐसे जो की पॉइंट है, इसी पॉइंट को या फिर इस कीवर्ड को मैंने एक टर्म्स यूज किया था पुछल्य शब्द के रूप में। ये पुछल्य शब्द उस प्रकार की शब्द है जिससे एग्जैक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में इसके पहले जो डिस्कस किया था मैंने, इसके दो तीन अलग अलग वर्ग को लेकर के। एक वर्ग जो है जिसमें बहुत सामान्य होता है, ये इसमें बहुत सामान्य तरीके से परिभाषित करें, अर्थ क्या होता है, आशय क्या है, परिभाषा दें, आप क्या जानते हैं। बहुत सिंपल सी बात होती है ये एक बहुत छोटे प्रश्न स्वरूप में होते हैं। ये दो प्रश्न के प्रश्न समाधान यहीं से पूछे जाते हैं। ये एक पहला वर्ग है ये। इसके बाद फिर इस क्रम में जो दूसरा वर्ग जो होता है जिस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वहां है दूसरे वर्ग में सरलीकरण करें। कोई स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट दे रखा है, कोई एक वाक्य दे रखा है, वाक्यांश दे रखा है, और उस वाक्यांश को हमें जो है बहुत सिंपल तरीके से बता देना होता है, आसान भाषा का प्रयोग करते हुए, जिनमें सुस्पष्ट करे, स्पष्ट करे, प्रकाश डालिए, कारणों की व्याख्या करे, यही बातें होती है कमोबेश। उसके बाद फिर जो अगला जो वर्ग होता है जिसमें जिस प्रश्न के आयाम में, प्रश्नों के आयाम में जो अगला वर्ग होता है वह होता है चर्चा कीजिए, विस्तार से चर्चा कीजिए, विवेचना करें, या इस तरह से। तो ये एक्चुअली प्रश्नों का एक वर्ग हुआ जिनमें बहुत समान रूप से जो है आप उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, आप जो कुछ भी समझते हैं उनके बारे में, आप उनको एक बहुत सामान्य तरीके से आपको जो है डिस्क्राइब कर देना होता है, जितनी आपकी नॉलेज है उस शब्द सीमा के भीतर में। इसी कड़ी में जो अगला जो वर्ग है, इसमें प्रश्न पूछने के जो अगला वर्ग होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के जो है इस प्रश्न के इस आयाम से समानतः बहुत निम्न स्तर में अगर प्रश्न पूछते हैं तो 2 नंबर के पूछ सकते हैं, मगर संभावना बहुत अधिक बनी रहती है कि इस तरह के प्रश्न जो है कम से कम 4 नंबर का या फिर 8 नंबर का या फिर 10 या फिर आगे जो है 15 नंबर के प्रश्न बने, जिनमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है वह है विशेषताएं बताइए। अब ये विशेषताएं जो है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक से हो सकती है। जैसे अगर इतिहास में अगर आप चलेंगे तो इतिहास में असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आप संविधान में जाएंगे तो संविधान के विकास के क्रम में भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, यहां प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप भूगोल में जाएंगे तो वहां आपसे यहां भी प्रश्न पूछ सकता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला या फिर ग्रेट हिमालय की जो है प्रमुख विशेषताओं का विवरण दे। यही अगर मान लो अर्थव्यवस्था में जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में यहां भी प्रश्न पूछा सकता है, भारत सरकार द्वारा हालिया आर्थिक सुधारों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
अब ये विशेषताएं जो है प्रमुख विशेषताएं के रूप में टर्म्स यूज कर सकते हैं, या फिर आधारभूत विशेषताएं, यहां भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, मौलिक विशेषताएं भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, मूलभूत विशेषता या प्रमुख अभिलक्षण। संविधान की प्रमुख अभिलक्षण पर चर्चा कीजिए, संविधान के प्रमुख अभिलक्षण पर चर्चा कीजिए। यहां भी है, मतलब हमें यहां पर उनके बारे में कोई विवरण नहीं देना है, हमें कोई वर्णन नहीं करना है, हमें उसके कोई महत्व को नहीं बताना है। हमें एग्जैक्टली जो पूछ रहा है वो विशेष बात पूछ रहा है। बहुत सी बातें हो सकती है, मगर उस बहुत सी बातों में से वो विशेष बात क्या है जो बाकी औरों से इनको अलग बनाता है। प्रश्न की जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें उत्तर की, हमें उन विशेष बातों का उल्लेख करना है। विशेष बात का मतलब यह है कि वो बात बाकी औरों में नहीं है, ये केवल इसी में है, ये उनकी विशेषताएं हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें उत्तर लिखने की प्रक्रिया शुरुआत कहां से होगी? कोई भी अगर टॉपिक अगर किसी भी प्रश्न से टॉपिक से पूछा गया है, जैसे कि उसमें से प्रश्न पूछा गया भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं उल्लेख कीजिए। प्रमुख विशेषताएं यहां है, जिनमें नंबर 1, अगर पॉइंट भी लिखना चाह रहे हैं तो पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको पैरा के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो पैरा के माध्यम से भी लिखा जा सकता है। एक प्रश्न का आयाम यहां हुआ। उसी कड़ी में दूसरा जो आयाम है, दूसरा जो वर्ग है, वह है योगदान बताएं, उनकी क्या भूमिका रही है, या फिर भूमिका का निरूपण करें, भूमिका का विश्लेषण करें, उपलब्धि बताएं। अब ये जो प्रश्न के जो आयाम है सामान्यतः 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न, 10 नंबर के प्रश्न या फिर 15 नंबर के प्रश्न में ऐसे पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके संदर्भ में है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छा करने की संभावना बहुत ज्यादा है अगर आप उस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ और एक उचित प्रकार से समझ रखते हैं, तब की बात है ये। मगर जैसे अब इसमें योगदान बताना है आपको, रोल बताना है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि अगर भारत के इतिहास से अगर कोई जुड़ी हुई है और वहां अगर मान लो जो है प्रश्न ये पूछा जाता है सम्राट अशोक की भूमिका, मौर्य साम्राज्य के पतन में सम्राट अशोक की भूमिका का वर्णन करें या उनका मूल्यांकन करें, तो स्वाभाविक रूप से जो हमें क्या करना है, यहां पर उनका भूमिका का परीक्षण करना होगा, भूमिका को बताना होगा। अब भूमिका को बताने के लिए क्या करना होगा, हमें यहां पर कुछ उनकी उपलब्धि बताने पड़ेंगे, और उस उपलब्धि के साथ साथ हमें यहां भी बताना पड़ेगा कि उनकी सीमाएं क्या रही है, स्पेसिफिक अगर केवल योगदान की बात हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है हम उनकी उपलब्धि बताएं, और स्पेसिफिक संदर्भ में पूछ दिया गया तो संदर्भ को भी लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने भी एक क्वेश्चन जो जस्ट फॉर्मुलेट किया था मैंने कि मौर्य साम्राज्य के पतन में सम्राट अशोक की भूमिका का मूल्यांकन करें, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर हमें उनके उपलब्धि की भी चर्चा करनी है और साथ में जो है हमें उनकी सीमाओं का भी जो है ब्यौरा देना है। अब उनके बाद लास्टली अंतिम रूप से दोनों करने के बाद में जो है हमें अंतिम रूप से एक निष्कर्ष पर पहुंच जाना है कि हां उनकी भूमिका कितना रहा। वैसे ही अगर मान लो जो है दूसरे और एक प्रश्न अगर हम फॉर्मुलेट करें, ठाकुर प्यारेलाल, जैसे कि आप जानते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनका जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका क्या था या उनकी भूमिका का मूल्यांकन करें, तो स्वाभाविक रूप से इस भूमिका में बताना किस प्रकार का होगा, हमें उनकी उपलब्धि क्या है, उसने क्या योगदान दिया छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी गतिविधियों में, चाहे वहां 1920 की गतिविधियां हो, उसके पहले की भी कुछ गतिविधियां हैं,
उसके बाद फिर चाहे वहां 1930 के सविनय अवज्ञा के समय उनकी आंदोलन के समय उनकी गतिविधियां हो, या फिर आगे उसमें राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका रहा हो, छत्तीसगढ़ जितनी रियासतों के जो है विलय में उनकी क्या भूमिका रहा हो। तो उसकी बेसिकली जो है क्या पूछा जा रहा है, इनमें से उनकी उपलब्धि बताना होता है हमें ये। तो योगदान बताए भूमिका, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हमें अगर स्पेसिफिक योगदान पूछा जा रहा है तो उस योगदान का मतलब यहां है कि हमें उनकी उपलब्धि को बता देना है, हमें उनकी उपलब्धि बताना है। यदि मान लो जो है योगदान का मूल्यांकन करें, भूमिका के साथ में अगर योगदान का मूल्यांकन करें, अगर यहां जुड़ गया है तो इस उपलब्धि के साथ साथ उनकी क्या सीमाएं रही हैं, जो करने के प्रयास तो किए मगर वहां हम हासिल नहीं कर पाए। दोनों को बताते हुए अंतिम रूप से हमें यहां अंतिम निष्कर्ष पर हमें पहुंचा देना होता है। ये होता है इस योगदान या भूमिका का निरूपण करें या भूमिका का विश्लेषण करें या उपलब्धि बताएं, उनके प्रश्नों के लिखने के तरीके। इसी कड़ी में जो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो यहां भी कह सकते हैं कि ये जो है एक ऐसा प्रश्न का एक वर्ग है जो बहुत ही जो है सारगर्भित, जब मौलिक समझ होगी उस टॉपिक की तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये जैसे अब ये वर्ग में जो है जो प्रश्न की प्रवृत्ति है, इसमें पूछने की प्रवृत्ति होती है, वह इस प्रकार से होता है कि महत्व बताइए। ये महत्व बताने की बातें जो किसी के संदर्भ में हो सकता है, ये यहां अगर भूगोल में है तो भूगोल में हिमालय का महत्व पूछ सकता है आपसे, या फिर जो है पश्चिमी घाट का जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्व पूछा जा सकता है। प्रश्न यहां भी पूछा सकता है छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, यहां भी पूछा सकता है। छत्तीसगढ़ की आदि संस्कृति का महत्व बताइए, यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जो है किसी भी आयाम को लेकर के ये मैकल पहाड़ी, मैकल पर्वत, उनका महत्व बताइए। महत्व का मतलब एग्जैक्टली जो है ना तो कुछ विशेष बातों की बात कर रहा है वहां, ना तो वहां पूछ रहा है, ना तो उनकी जो है कोई स्पेसिफिक भूमिका को पूछ रहा है। आप उनको एक प्रश्न के माध्यम से समझिए। जैसे एक प्रश्न अगर पूछा जाता है इनमें से, भारत शासन अधिनियम 1935 का महत्व बताइए। इनके हमें महत्व बताना है। ये तो स्वाभाविक है इस अधिनियम की अध्ययन जो है या फिर इनको समझने की प्रक्रिया जो है ये उस समय हो रहा होता है तब जब हम भारत के संविधान का विकास पढ़ रहे होते हैं। ये तो स्वाभाविक रूप से जो है इस अधिनियम का महत्व हमें जो है भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में बताना है, संविधान के विकास के क्रम में बताना है। ये अब महत्व, तो पहला महत्व जो एक निष्कर्ष के रूप में है आपके सामने, जो छुपी हुई है उस अधिनियम में, उसमें प्रावधान से बात नहीं कह रहे हैं वो, हमें केवल और केवल जो है उन बातों को निकालना है जो उसमें अंतर्निहित है। जैसे इस भारत शासन अधिनियम 1935 के उनकी जो संरचना है, उस संरचना ने भारत के संविधान की संरचना को बहुत प्रभावी तरीके से प्रभावित किया, या फिर यहां कह सकते हैं संविधान की संरचनात्मक जो ढांचा है, संरचनात्मक ढांचा के निर्माण में इस भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इनका योगदान रहा।
क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिक था, संरचना स्पष्ट था और कमोबेश जो है वही संरचनात्मक ढांचा भारत के संविधान में हमने समाहित किए हुए हैं। यहां हो गया। दूसरा और महत्व अगर इसमें देखें, महत्व को बताने के क्रम में जब समझने का प्रयास करा रहा हूं, समझने का प्रयास करा रहे हैं कि यहां भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम में फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। एक ब्रिटिश भारत क्षेत्र प्लस रियासतों को मिलाकर के एक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक संघीय भारत के गठन का प्रावधान किया गया था। तो हमें चूंकि यहां पर जो है हमें उनकी विशेषताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हमें उनके महत्व को बताना है, तो हमें महत्व बताने के क्रम में हमें यहां समझाना है, यहां महत्व बताना है कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 में फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करके भारत संघ, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, उस राज्यों के संघ के निर्माण के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह उनका महत्व है। कभी प्रश्न इनमें टर्म्स में यूज करते हैं, महत्व की व्याख्या करें। वह महत्व ही पूछ रहे हैं, मैं आपको बहुत बेबाक तरीके से, बहुत खुली तौर पे उनकी व्याख्या कर देनी है। इसी क्रम में कभी कभी जो है के संदर्भ में महत्व बताएं, के संदर्भ में महत्व बताएं। ये स्पेसिफिक कोई टॉपिक्स, कोई विषय से संबंधित पूछ रहे होते हैं कभी कभी। ये जैसे कि स्पेसिफिक इसी टर्म से यूज करें हमने कि भारत शासन अधिनियम 1935 का महत्व भारत के संविधान के विकास में क्या रहा है। भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर कैबिनेट मिशन की महत्व बताइए। इस पर स्पष्ट पूछे जाते हैं। इनमें से कभी कभी इसके लिए और टर्म्स यूज कर दिए जाते हैं, वहां होती है उपयोगिता बताएं, वहां होती है उपयोगिता बताएं। यहां भी कमोबेश एक ही प्रकार की बातें हैं ये। तो यहां जो है एक प्रश्नों का एक वर्ग हुआ, प्रश्नों का एक वर्ग हुआ, जिनमें से मैंने जो डिस्कस किया एक वर्ग, चौथे वर्ग के रूप में आपके सामने है विशेषताएं बताएंगे। इनमें जो हमें विशेष बातों को बता देना है, जैसे कि बताया मैंने। उनके बाद फिर जो है दूसरा मैंने इसमें वर्ग लिया, अगला जो वर्ग लिया इसमें योगदान बताएं, उनको जो है उसमें क्या उपलब्धि प्राप्त की है हमने। ये किसी राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के संदर्भ में हो सकता है, या फिर जो है कोई किसी पर्टिकुलर किसी योजना के संदर्भ में हो सकता है, किसी संगठन के संदर्भ में हो सकता है, कोई संस्था के संदर्भ में हो सकता है। ठीक। और वैसे लास्टली इसमें जो है सबसे अंतिम वर्ग था, वहां था महत्व। महत्व के बारे में बताया मैंने कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एग्जैक्टली अगर समझने का प्रयास करें आप, तो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। ये उत्तर लेखन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 15 वर्षों के उस पूरी इस प्रक्रिया में जो मैंने समझा हुआ है कि यदि हम प्रश्नों की प्रकृति को सही प्रकार से समझ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति को हम सही प्रकार से समझ रहे हैं, तो बहुत स्पष्ट रूप से आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। याद रखिए, प्रश्न का अच्छा उत्तर आपको तभी मिलेंगे, अच्छे उत्तर तभी मिलेंगे तब जब जो पूछा गया है आपको जो लिखे हैं, जो पूछा गया है और आपने वही लिखे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जो नहीं पूछा गया है, आप जो जानते हैं उस विषय के बारे में, वहां यदि लिख के आए हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर नंबर बनने की संभावना बहुत कम होती है। ये इस लेक्चर की पड़ाव में, ये एक दूसरा लेक्चर था इस प्रश्न की प्रकृति को लेकर के। ऐसी अगली लेक्चर में मैं अन्य इसके जो आयाम है उस पर भी चर्चा करूंगा। आप लगातार बने रहेंगे। धन्यवाद।